नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक तरफ मिडिल ईस्ट में भयावह स्थिति, दूसरी तरफ संसद में कोहराम, बवाल। लेकिन इन दोनों से अलग ज्ञानेश कुमार का अपना खेल जारी है। इस बार कोलकाता में फंस गए हैं जनाब। और कोलकाता के इस कार्यक्रम पर भी आप नजर डालेंगे तो बहुत सारे सवाल, हालांकि आजकल सवाल लोग करते नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। सवाल तो विश्व कप जीतने के बाद भी खड़े हो गए, और विश्व कप जीतने के बाद सवाल किसने खड़ा किया? कीर्ति आजाद ने। कीर्ति आजाद ने सवाल क्यों खड़ा किया? अब चर्चा ज्ञानेश पर है, लेकिन इसको भी यहां पर समझते चलिए कि क्या हो रहा है। कीर्ति आजाद 1983 के विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे, कपिल देव, जब पहली बार हमको प्राउड मोमेंट फील हुआ था। और उन्होंने कहा कि भाई टीम में तो हिंदू मुस्लिम सिख सब खेलते हैं, अर्शदीप खेलता है, सिराज है, सब अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। वर्ल्ड कप जीत के बाद पहली बार हुआ है कि जय शाह ने सूर्य कुमार यादव को पकड़ा और लेकर के ट्रॉफी मंदिर चले गए। तो मंदिर जाते तो उसके बाद फिर मस्जिद चले जाते, गुरुद्वारे चले जाते, चर्च चले जाते। संजू सैमसन भी था टीम में, वही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, उसी ने वर्ल्ड कप जिताया है। सूर्य कुमार यादव तो परफॉर्मेंस सब एक लाइन से सपाट था, जिताया सूर्य कुमार यादव ने, तो चले गए होते। चर्च में भी एक बार भाई सैमसन ने जिताया, तो नहीं गए। हर जगह पर पॉलिटिकल एजेंडा। मैं इसका एग्जांपल क्यों दिया? ज्ञानेश कुमार कल पहुंचे कोलकाता, कल एक मंदिर में गए दर्शन करने। वहां जितने फुटेज आ रहे हैं वो लग रहा है कि कोई जो है चारों धाम करने निकला हो। अरे रिटायरमेंट लेके चारों धाम ही कर लो तुम। आप ऑफिशियल विजिट पे हो और सुबह दोपहर शाम मंदिर जा रहे हो, तो चुनाव प्रचार कर लो, भाजपा के स्टार प्रचारक बन जाओ। इस पर सवाल हालांकि नहीं लोग उठा रहे हैं, लेकिन उठना चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ऑफिशियल मीटिंग में जाने के दौरान, कहीं किसी भी ऑफिशियल विजिट पर, ये देखते हैं क्या सुबह दोपहर शाम वो घंटा बजाने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, वो कर रहे थे। लेकिन उससे खबर थोड़ी और इतर। अभिषेक बनर्जी ने भरे मंच से जो खुलासा किया कि शाह के कमरे में, शाह के होटल और शाह के कमरे में है ज्ञानेश। अब सवाल तो इस पे खड़े होंगे ही भाई। पटना में भी अमित शाह जिस होटल में रुके थे बिहार चुनाव के समय, सवाल कई खड़े हुए थे। सीसीटीवी को, लिफ्ट के सीसीटीवी को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये आरोप थे कि चुनाव आयोग के अफसर आते हैं वहां अमित शाह से मिलने और उनसे डायरेक्शन लेने। तो कोलकाता में भी जहां पर सैकड़ों होटल हैं, वहां पर उसी होटल और उसी कमरे में क्या कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार? अब खबर उससे भी आगे है, बस थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग दीजिए। पब्लिक ने, ये मंदिर मंदिर घंटा बजा रहे थे, पब्लिक ने कोलकाता की सड़कों पर काले झंडे लेकर के और गो बैक के नारों के साथ दौड़ाया ज्ञानेश को, जेट सिक्योरिटी वाले ज्ञानेश कुमार को। सड़क पर, बीच सड़क पर ऐसी बेइज्जती किसी अफसर की नहीं होती, नेताओं की होती रहती, जनता नाराज होती है। अफसर को अगर पब्लिक ऐसे करने लगे तो आप समझ लीजिए इस देश की लोकतांत्रिक स्थिति क्या है। इसके अलावा मीटिंग हुई कल सभी पार्टियों के नेताओं से, उसमें ममता बनर्जी की महिला मंत्री के साथ इसने बदतमीजी किया। ये अफसर है, अफसर के पास कभी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी करे, बदसलूकी करे। इसको कुछ भी माना जाए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि अधिकारी, नौकरशाह, अफसर, वो कभी जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, नहीं करता है। लेकिन ये, इसको तो लगता है कि ये सुपर पीएम है, इसके हाथ में पूरा, भाई इसके पास चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, तो ये बदतमीजी महिला मंत्री से किया। और दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग हुई। अब तक ज्ञानेश कुमार के महाभियोग पर बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, संसद भवन में जो मीटिंग हुई, उसमें राहुल गांधी ने भी ये फैसला कर लिया, ममता बनर्जी के साथ मिलकर महाभियोग लाएंगे। जरा भाव को ले आइए, खबरें बहुत सारी हैं और सारे खबरों के केंद्र में एक आदमी है, ज्ञानेश कुमार। स्वागत है भाऊ। इतना देखिए बड़ा आदमी हो गया। आज तक कभी सोचे थे कि एक
चुनाव आयुक्त पर इतनी खबरें बन जाए। देखिए आशीष जी, हम्म, ज्ञानेश कुमार ये टूलकिट बन चुके हैं बीजेपी का चुनाव जीतने का। हम्म, तो इस देश में जब भी चुनाव होंगे तो ज्ञानेश कुमार के इर्द गिर्द चीजें घूमेगी, और ये ज्यादा चर्चा होगी जब विपक्ष की सरकार होगी और वहां चुनाव होगा। हाँ, इस बार दो वही। बड़ी राज्य फंसे हुए हैं, बंगाल और तमिलनाडु, हम्म, और दोनों विपक्ष की सरकारें हैं। और बीजेपी भरकस प्रयास कर रही है कि सब कुछ होने के बाद ज्ञानेश कुमार के खन पे दामोदमार है, और ज्ञानेश कुमार अपने आकाओं को खुश करने के लिए रोज नई तरकीब निकाल रहे हैं। जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर, ये नई इजाद किया हुआ टेक्नोलॉजी है, नया शब्द, नई प्रणाली। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने नया लीगल मॉनिटर, वो दूसरे प्रदेशों से लीगल ऑफिसर भेजना और उनसे मॉनिटर करवाना। ये सारा क्यों हो रहा है? 60 लाख मतदाता, मैं उनको मतदाता कहता हूं, उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घुसपैठिया कहते हैं। चुनाव आयोग यदि आपको मतदान का अधिकार नहीं देगा तो आप घुसपैठिया हो गए। मरे हुए लोगों को जिंदा और जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाना ये चुनाव आयोग का बहुत पुराना खेल है। ममता धरने पर बैठी है, ममता दीदी। ये ममता बनर्जी थी जिनने सबसे पहले ये यूनिक जो एपिक नंबर जो था, एपिक नंबर का वो पूरा वो लफड़ा पूरा पकड़ा था। एक एपिक नंबर दो दो जगह कैसे होते हैं। तब इसी ज्ञानेश कुमार ने बोला था कि हाँ कुछ गलती हो गई टेक्निकल, लेकिन ये एक एपिक नंबर वाले लोग वोट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के स्टेट में, अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग राज्य है। फिर ममता ने दूसरी लिस्ट दी जिसमें हरियाणा की सेम एपिक नंबर की लड़की फिर बंगाल में मतदाता दिखाई गई, पिता भी वहां, सिर्फ एड्रेस बदला। फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे। फिर जब एसआईआर शुरू हो गया तो फिर आधार कार्ड की कोई औकात ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके आधार कार्ड आ गया। आप देखिए कितने जगह पे लूप होल निकालते रहे हैं। कर्नाटक में एसआईटी हुई, कर्नाटक में तो सब बता दिया कि कैसे एक फर्जी वेबसाइट से, अमेरिकन वेबसाइट से कैसे आप फॉर्म भर के नाम डिलीट करते हैं। नहीं, अब उसको मान्यता दे दिया, उसको अब पूरे देश में वो काम हो रहा है। अब तो हाँ, पूरे वो देश में पूरे जो देश में काम हो रहा है। अब ऐसा है, आशीष चित्रांशी मतदाता है, अशोक वानखेड़े एक फॉर्म भर के बोल देता है कि वो नहीं है, और चुनाव आयोग तुरंत मान लेता है कि वो अशोक वानखेड़े ने सही कहा होगा। नहीं, अशोक वानखेड़े भी कहाँ हैं? बीजेपी दफ्तर से फॉर्म आता है किसी भी गुमनाम के नाम पर, किसी भी गुमनाम के नाम पे। जरा चले, आज की खबर इतनी सारी है इनकी, जरा देखिए भैया, खबर लाओ, खबर लाओ। कोलकाता में सीसी को दिखाए काले झंडे, प्रदर्शनकारियों ने लगाए गो बैक के नारे। चलिए आगे लाइए, फटाफट लाइए खबरें, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, जितने कम समय में समेट पाए इसको। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर हैं बंगाल में ज्ञानेश कुमार, और सुबह सुबह विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वो सुबह सुबह काली घाट, काली मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। आज सुबह सुबह गए, कल पहुंचे थे तो भी गए थे काली मंदिर, चलिए तब दूसरे मंदिर गए थे, हर इलाके के मंदिर में जा रहे हैं, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले उन्हें सोमवार को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। सोम को भी, मतलब कल पहुंचे तब भी विरोध हुआ, आज भी, जब वह कोलकाता के एक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। कल जब मंदिर के लिए दर्शन के लिए पहुंचे थे तब विरोध हुआ, आज फिर मंदिर दर्शन गए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि सोमवार को सीईसी जैसे ही मंदिर पहुंचे तो बाहर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। चुनाव आयोग ने मंदिर भ्रमण के बाद कहा, देखिए चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार ने कालीघाट मंदिर में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लिया और पश्चिम बंगाल की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। अरे भाई, देखिए ना, ये सब लिखने वाले भी ये कल्याण की प्रार्थना कर रहा है, ये सब काम नेतक होता है, ये कल्याण की प्रार्थना, इसको अपने कल्याण की और मोदी के कल्याण की प्रार्थना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलिए विजुअल आइए, इसको नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बस का नहीं पढ़ना। इस आदमी को, अगर देश में लोकतंत्र होता ना, तो इसको कुर्सी से नहीं सिर्फ उतारते। मैं फिर ये जेल बोलूंगा होते। सबको,
अमर्यादित जेल हो होती, जाएगा। जेल होती, जेल होती। कोई भी नहीं चलता इसका। ये देखिए, काफिला देखिए भाव, मेरा ध्यान 2 बेड के अलग काफिले पर है। जेड प्लस सिक्योरिटी है भाई। जो काली माता को धन्य करने गए थे, देखिए इनको तक 20वीं 22वीं गाड़ी हो गई है, अभी भी खत्म नहीं हो रही है गाड़ी। ये चुनाव आयुक्त है इस देश का। ऐसे ही जरूरत पड़ती है, जब जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को जेबी बनाया जाता है तो ऐसे ही जरूरत पड़ती है। चलिए अगला लाइए विरोध का। कितना विरोधाभास है। एक चुनाव आयोग में ऐसे आयुक्त आए थे जो रोल मॉडल बने थे। शेषन, जहां जाते थे लोग स्वागत करते थे, जहां जाते थे जय जयकार के नारे लगते थे। और एक उनके बाद ये इतना बुरा समय आया चुनाव आयोग में कि अब लोग काले झंडे देके गो बैक के नारे लगा रहे। काले झंडे एक वक्त आएगा, देखिएगा इसका नाम लिखा जाएगा कहीं न कहीं, और किस स्थिति में लिखा जाएगा वो भी वक्त बताएगा। मनमोहन सिंह कहे थे ना, इतिहास तय करता है। सुनाइए, चलाइए। हम लोग का इसी का बात का प्रोटेस्ट है कि विधानसभा चुनाव के पहले 3-4 मास पहले ये एसआईआर कैसे कर सकता है। ये अपरिकल्पित भाव का जो सोच है हुआ हमारे, तो साधारण आम पब्लिक का मौत हो गया, कितना बीएलओ मारा गया, कितना आम पब्लिक का डेड हो गया टेंशन में आके। पहले बोला कि एडमिट कार्ड एक्सेप्टेबल है, फिर से बोला कि एडमिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या मजाक चल रहा है। कोई काम छोड़ के कोई आदमी लाइन में खड़ा रहता है। ये मेरा भाई है, इसका नाम आ गया है एसआईआर में, लेकिन इसका मम्मी का नाम नहीं है। आप ही बोलिए, ये मेरा भाई का नाम उठ गया और इसका मम्मी का नहीं है, तो यह भाई का ऊपर से निकला हुआ है। आप ही बोलिए, ये क्या है। ये आम पब्लिक से खेल रहा है ना, जानबूझ के बात दे रहा है ना। देखिए नॉन बायोलॉजिकल पूरे देश में बना दिया है। भाई है, उसकी माँ का नाम गायब कर दिया है। उसने कहा ना कि कहाँ से आया ये भाई, फिर ये ऊपर से आया है। मोदी ने पूरे देश में नॉन बायोलॉजिकल पैदा कर दिया। गजब है, देश की डेमोक्रेसी तो दुनिया के सामने एक बार इसका प्रदर्शन हो जाए ना, तो एक ही दिन में सब शुक्र स्वीकार कर लेंगे, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाएगी पूरी दुनिया हमारे सामने। आगे बढ़िए, खबरों पे आगे चलिए। चुनाव आयुक्त ने कहा चिल्लाओ मत। बंगाल विधानसभा चुनाव की मीटिंग में सीईसी और टीएमसी मंत्री के बीच नोकझोंक। ये लोग लिखने में तो नोकझोंक लिखते हैं, एक चुनाव आयुक्त की इतनी हैसियत कैसे है कि वो किसी मंत्री कहता है कि चिल्लाओ मत। आगे चलिए, जरा आगे चलिए खबर में, खबर के भीतर चलिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मीटिंग में सोमवार को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य मौजूद थी। चुनाव आयुक्त ने उनसे साउट न करने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आयोग इस बात से नाराज था, चलाइए भाई, नाराज था कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चलिए ऐसा करते हैं, इसका और स्टेटमेंट दिखा दिए हिंदी में, फिर बंगाली में भी सुनवा भी देते हैं, क्योंकि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, बंगाल के लोग देख रहे हैं जो भी, तो उनको बंगाली में सुनवा देंगे हम। कोलकाता के मेयर, चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग के बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और पूर्व डीजीपी राजीव कुमार के साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मैं एक महिला हूं और वह मुझसे कह रहे हैं कि चिल्लाओ मत। उन्होंने कहा असल में उन्हें महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए महिलाओं के नाम भी हटाए जा रहे हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आगे कहा जब भी हमने एसआईआर के बारे में बात की तो उन्होंने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा अगर आपने हमें बुलाया है तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना गलत था? लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जब टीएमसी नेताओं से पूछा गया कि टीएमसी कितने फेज में वोटिंग कराने विचार कर रही है, तो फिरहाद हकीम और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि मीटिंग उसके लिए नहीं बुलाई गई थी। चलिए अब जरा चंद्रिमा भट्टाचार्य को सुनवा दीजिए, सब खबरों के साथ सारा निकला हुआ सुनवाइए चंद्रिमा भट्टाचार्य को। প্রতিবার উনি একাই বলেন, উনি একাই বললেন, তারপর খানিকক্ষণ পর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন, ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন আপনারা তো সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, চেঁচাচ্ছেন, সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, আমাদের বলছেন আমরা চেঁচাচ্ছি, সুপ্রিম কোর্টে গেছেন,
তারপরে সুপ্রিম কোর্টে যখন সবকিছু আছে আর তো কিছু বলার নেই, অন্য জায়গায় সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, আপনারা সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াটা কি অন্যায় হয়েছে নাকি? আমাদের রাইট আছে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার, তার জন্য আমরা গেছি। আমি একজন মহিলা, আমাকে বলছে ডোন্ট শাউট। আমি বললাম কিভাবে বলছেন আপনি? তার মানেই তো বোঝা যাচ্ছে যে মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাটা নেই, তার জন্য মহিলাদের কেটে দিচ্ছেন এখানে। এবং যারা ফর্ম 7 দিচ্ছে, আমি ধরুন বলছি ফিরহাদ হাকিমের নাম থাকবে না, তাহলে দায়িত্বটা কার প্রমাণ করার? ওনাস আমার ওপর নির্ভর করে, সেটা রাজীব কুমার বলেছেন, কিন্তু সেই ওনাস হচ্ছে ওকে গিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে ও বেঁচে আছে কি ও ডিলিট হওয়া উচিত নয়। তো এগুলো উত্তর দেবেন না? ওটা সব সুপ্রিম কোর্টে আছে। তো সব সুপ্রিম কোর্টে আছে, তো আমাদের ডাকলেন কেন? আজকে আমরা কি করতে এলাম তাহলে? আমাদের ডেকেছেন যখন, তখন শুনতে তো আপনাকে হবে। এই কথাগুলো আমরা বলে এলাম, আমাদের কথা শুনতে রাজি নন, সুপ্রিম কোর্টে গেছে তো গেছি, তো বেশ করেছি গেছি, যাব না কেন? আমার অধিকার, আমার বাংলার মানুষকে ঠিক রাখার অধিকার, তাদের ভোটের অধিকারটাকে রক্ষা করার অধিকার। আর মহিলাদের প্রতি চেঁচানো আপনি দেখে নেবেন এরপর। আমি বলছেন যেখানে আমি যাচ্ছি বলছে, সবাই বলছে আমার নাম নেই। তা কেন নাম নেই? তারা বলছে কেন? अगली खबर पर তারা आए, বলছে अगली এই खबर पर কারণে आए। যে আপনি ये इनके साथ जो बदतमीजी हुई है, बहुत गुस्से में है चंद्रिमा। चलिए अगली अगली खबर लाइए। महाभियोग पर फाइनल अब हो गया है निर्णय। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया अलायंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में हुई मीटिंग में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की डिप्टी लीडर शताब्दी राय ने यह मुद्दा उठाया। राय ने मीटिंग में कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना जरूरी है। विपक्ष इस बात पर चर्चा कर रहा है कि यह मोशन लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में। एक नेता ने बताया कि हाउस में मोशन लाने के लिए काफी वोट हैं। चलिए आगे बढ़िए। इसमें ये वैसे फैसला हो गया है कि राज्यसभा में लाया जाएगा इम्पीचमेंट मोशन। आगे हम अभी सुनवाते हैं सौगत राय को। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324(5) के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों हाउस में मौजूद और वोट देने वाले मेंबर्स का 2/3 बहुमत जरूरी है। मोशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। मोशन पर राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। इस बारे में सभी कारण मोशन में साफ-साफ बताने होंगे। अब सौगत राय को सुना दीजिए। सौगत राय ने बताया कि राज्यसभा में लाए जाने का फैसला हुआ है। जरा सौगत राय को सुनाइए। हाँ, चर्चा हुई। कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था क्या फैसला तय हुआ है? कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। भाऊ इम्पीचमेंट और इम्पीचमेंट के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बदतमीजी महिला मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी कैसे कर सकता है एक नौकरशाह? बदतमीजी, अब देखिए वो नौकरशाह माने तो ना आशीष जी, यदि वो बीजेपी का प्रकोष्ठ हो चुका है, तो जैसे बीजेपी के नेता बदतमीजी करते हैं या आपने तो सदन के अंदर, टेलीविजन चैनल के अंदर और सभी जगह देखे हैं आपने, जो अंधभक्त होते हैं, तो उसी तरह से एक अंधभक्त से आप क्या कर सकते हो? ज्ञानेश कुमार अंधभक्त है। उसके पहले भी उसने एक मुख्यमंत्री को उंगली दिखा के बात की, तो उसने कहा था ना कि मैं उंगली तोड़ देता यदि बाहर होता तो। मेरे को अपने उसके ये संवैधानिक पद की मुझे ख्याल रखना पड़ा। महिलाओं की तो इज्जत करना तो सब, ये तो सिर्फ स्त्री सशक्तिकरण वो एक एटीएम है महिला इनके लिए, क्या लाडली बहना और इस टाइप का योजना ला के। बाकी महिलाओं को इज्जत कहाँ देते हैं? मनुस्मृति के पूजक महिलाओं को इज्जत कहाँ से देंगे? मनुस्मृति में कहाँ महिलाओं की इज्जत होती है? तो ये इनसे तो अपेक्षा भी नहीं करना। और यदि वो महिला विपक्ष की है, तो फिर उसके बाद तो फिर उसके विपक्ष की महिला तो शूर्पणखा बोल चुके हैं स्वयं अपने नेता सदन। तो इनसे कोई अपेक्षा है ही नहीं। हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि चिल्लाओ मत, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अरे क्यों गए मतलब? जब आप सुनवाई नहीं करोगे, आप बाकायदा झूठ बोलोगे। आपने कई बार कहा कि भाई कोई फॉर्म भी भर देता है तो भी हमारा जाके बीएलओ चेक करता है कि वो आदमी वहां पे है कि नहीं है, इसका नाम डिलीट करना कि नहीं करना। अब बेटे का नाम है, माँ डिलीट हो गई, बताओ
हमारे घर में पत्नी का नाम था, हम डिलीट हो गए थे, कोई बीएलओ नहीं आया था पूछने कौन सा ज्ञानेश कुमार सच बोलता है। ये तो आप इमेजिन करिए, ममता दीदी जहां से चुनाव लड़ी थी वहां 47,000 वोट डिलीट किए हैं। हम्म, अकेले एक जिले में हमने कहा कि 22 सीटें हैं, हम्म, वहां 11 लाख वोट डिलीट हुए हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि आप 50-50 हजार वोट डिलीट करोगे, हम्म, और वो भी खास जहां टीएमसी जीती है, सारे जितने भी लोग ट्रांसफर हुए, जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग डाउटफुल है, वो सिर्फ टीएमसी जहां जीती वही है। तो उसके मायने क्या है कि आपको मतदान के लिए मतदाता आने ही नहीं देना है। कैसे भी जीतना है तो चुनाव बस। कैसे, देखिए चुनाव, अब आप जनता की तो चिंता ही नहीं ना, हु केयर्स फॉर द पीपल। मैंने तो बोला वो डेफिनेशन अब बिल्कुल चूल्हे में डालने लायक हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस गवर्नमेंट इज ऑफ मोदी, बाय ज्ञानेश कुमार एंड फॉर अडानी। वेरी क्लियर। इम्पीचमेंट, दर्शक ये भी सोचेंगे कि इम्पीचमेंट, अभी आशीष जी बता रहे कि 2/3 चाहिए। 2/3 मोशन लाने के लिए नहीं चाहिए, दो नहीं, तिहाई उनको निकालने के लिए चाहिए। हाँ, और हम दोनों भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमको गुजरात यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दी, मैंने और आशीष दोनों गए थे, नहीं मना किया उन्होंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो वहां का मैथमेटिक्स हमको नहीं सीख पाए, हम हमारे अलग यूनिवर्सिटी से सीखे हम मैथमेटिक्स। तो हमारा मैथमेटिक्स ये बताता है कि ये प्रस्ताव बुरी तरह से गिरेगा। हाँ, लेकिन फिर ये इम्पीचमेंट मोशन क्यों, इस पे चर्चा होगी। चर्चा होगी तो इनके कुकर्मों के पाढ़े पढ़े जाएंगे और वो रिकॉर्ड पे होंगे। चीजें रिकॉर्ड पे लाने के लिए भी इंपीचमेंट लाना पड़ता है, क्योंकि ये लोकसभा वर्तमान में जैसी चल रही है, जो विश्व में सबसे बेहतरीन स्पीकर हमारे पास है, जो विपक्ष की कुछ भी चीज रिकॉर्ड पे लाने में हिचकिचाते हैं, और विपक्ष और सत्ता पक्ष का बकवास रिकॉर्ड पे चला जाता है, फिर नरोने की बुक रिकॉर्ड पे नहीं जाती। और वाहियात आरोप कोई किताबी दिखा दिखा के करता है, कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का, वो रिकॉर्ड पे जाती है। तो ये रिकॉर्ड पे लानी है। जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, इंपीचमेंट अविश्वास प्रस्ताव सब एक ही कैटेगरी में है ये, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पता था कि उनकी सरकार को कोई बहुमत से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का वेलकम किया। उन्हें कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने चाहिए और डिटेल चर्चा होनी चाहिए। अविश्वास क्यों? क्योंकि इससे सरकार पक्ष को भी अपनी कमियां समझती है और हमें करेक्शन का चांस मिलता है, रेक्टिफिकेशन का चांस मिलता है। लेकिन वो नेता थे जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, जो टूलकिट के भरोसे सरकार में आना चाहते हैं और सरकारें कर लेना चाहते हैं। अभी मैं मुंबई में जो कल विधानसभा में था, तो कई जिलों के जिला अध्यक्ष अभी जिला परिषद के अध्यक्ष तय नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे जिले हैं कि जहां बीजेपी छोटी पार्टी है, बाकी बड़ी पार्टियां हैं, वहां पे भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनने जा रहा है। सब जगह बनाएंगे जिला परिषद तो इनके हाथ में सरकार, इनकी ये सब अरे खरीद के इधर। आपके पास मेंबर हो ना हो, जिला परिषद अध्यक्ष हमारा होगा, हाँ, कर लो जो करना है। आपके नहीं पास नहीं नहीं, विधानसभा में बहुमत है ना है, हमारा हम बना लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री ले आए अपना, ये तो हर तो, जगह देखिए, बंगाल भी तो खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल के नहीं लोग इस नहीं, बात को जिस समझ रहे हैं। हिसाब से बंगाल 60 भी खतरे लाख में। मतदाता, 60 लाख मतदाता, वो भी ममता बनर्जी के जहां प्रभाव है उस क्षेत्र से गए हैं, तो आप समझ लीजिए
जहां जहां जीत हार का अंतर 5-5, 10-10 हजार का है, वो सीटें हार रही है टीएमसी किसी भी हालत में, क्योंकि उसके मतदाता ही नहीं है। ये खतरे में है। और इम्पीचमेंट वगैरह ये है, ठीक है, दिल खुश रखने के लिए जो है ये गालिब ख्याल अच्छा है, तो बस अपनी खुशी है और कुछ नहीं होना है। इम्पीचमेंट में पहले जैसे नेहरू जैसे चर्चा भी नहीं होगी ना। नेहरू कहते थे चर्चा मैंने करो, क्या हमको हमारी मैंने आलोचना क्या करो। कहा? अब ये चर्चा आने मुद्दे बात थोड़ी होगी। उधर से नहीं, कोई कुछ कहेगा कि हमारे यहाँ वोट चोरी हुई, तो इधर से पता है क्या खड़े होकर कहेगा, कल तुम्हारे बेडरूम की खिड़की खुली थी, हम उधर से गुजर रहे थे, हाँ बस देखते हैं खिड़की खुली बेडरूम की तुम्हारे। वहां तो होगी हो गई। वोट चोरी की बात, वहां होगी नाम काटे जाने की बात, ये बेशरम अलग बात करेंगे। सरकार सरकार खुद सदन चलने नहीं देना चाहती है। हम्म, सरकार खुद सदन नहीं चलना देना चाहती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक से लेके बजट तक जो सेशन चले हैं, दिन प्रतिदिन आप वॉच कीजिएगा, सरकार ही ऐसा कुछ कर देती है कि जहां विपक्ष विदोलित होके सदन नहीं चलने देता है, क्योंकि सरकार को एप्स्टीन पे सवाल नहीं देने हैं, सरकार को अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट पे सवाल का जवाब नहीं देना है, सरकार को यूजीसी पे अपनी कुछ बात नहीं कहनी है, तो सरकार को हंगामा चाहिए। सुषमा जी ने कहा था कि विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है सदन चलाना, सरकार सदन चलाए। अब सरकार जब सत्ता में आता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, विपक्ष का काम है सत्ता, मतलब ये कांग्रेसियों का ही काम है सदन चलाना, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। भाजपाइयों का नहीं है भाजपाइयों ये। का नहीं है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा वही। मेरे बाप का। बस बस। हाँ, तो वो अंटा तो अब घंटम बदल दिए, सब घंटा बजाने लगते हैं, तुरंत तुरंत घंटा हाँ बस बजाने लगेंगे। जरा ममता बनर्जी को सुनाइए, ममता बनर्जी को सुनाइए। सब बांग्ला में है, लेकिन सुनिए, बांग्ला के बहुत सारे दर्शक हैं। বেচারা ভ্যানিশ কুমার, তার জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি কোনো চেয়ারকে অপমান করছি না। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে দিয়ে হোয়াইট করে দেওয়া হয়, আমি সেই জন্য ইউজ করছি। আজকেও আমি শুনলাম অফিসারদের মিটিং করে বহুত থ্রেট করা হয়েছে। শুধু এখন অ্যাকশন নেবে তা নয়, যদি ওনার কথা না শোনে, মানে ভ্যানিশিং পাউডার মে মাসের পরেও নাকি উনি অ্যাকশন নেবেন। আমি বলি সাহস থাকা ভালো, কিন্তু দুঃসাহস থাকা ভালো না। মনে রাখবেন, মে মাসের পরে আপনি থাকবেন তো আপনার চেয়ারে, আগে সেটা ঠিক করুন, তারপরে বাংলার অফিসারদের থ্রেট করবেন, বাংলার মানুষকে থ্রেট করবেন। যে বিএলওরা, যে ইয়ারোরা, যে ডিওরা রাত দিন পরিশ্রম করে মারাও গেছেন অনেকে, এই চাপ সহ্য করতে না পেরে এসআইআরে একটা নোটিশ, একটা মৃত্যু, 190 জনের ওপর লোক মারা গেছে। কোথায়? আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যও সরেনি। মনে রাখবেন, এই মৃত আত্মাগুলো কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর জবাব আপনি নিজের মধ্যে দিয়ে পাবেন। অন্যায় কখনো কাউকে ছাড়ে না, পরিষ্কার কথা। তাই বলি ভয় টয় দেখিয়ে লাভ নেই। ये ज्ञानेश कुमार का नाम बदल दिया इन्होंने, वैनिश कुमार कर दिया है। वैनिश वो कॉलर पर गंदगी वॉशिंग मशीन वाला। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है जरा अभिषेक बनर्जी को, कि अमित शाह का होटल, उसी पर अमित शाह का होटल, अमित शाह के कमरे में क्या ज्ञानेश कुमार को और कोई होटल नहीं? जरा सुनवाइए, अभिषेक बनर्जी को सुनवाइए, तब खत्म करेंगे। বিভিন্নভাবে সরকারি অফিসারদের চমকানো হচ্ছে, ধমকানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে আপনারা যদি বিজেপির কমপ্লেনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নেন তাহলে আমি অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কোনোদিন হয়? যেখানে এফআইআর হবে, এরিয়া অফ অফেন্স যেখানে হবে, সেই পুলিশ তদন্ত করবে। কোথাও এফআইআর হলোই না, বিজেপি কমপ্লেন দিয়েছে বলে অ্যারেস্ট করতে হবে, আর যদি অ্যারেস্ট না করে উনি বলছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে, গুজরাট থেকে আমি পুলিশ নিয়েছি অ্যারেস্ট করব। আমি জ্ঞানেশ বাবুকে বলবো আপনি ক্ষমতা থাকলে এটা বাস্তবায়িত করে দেখান, আপনার দেখি কত দম রয়েছে। আপনি বলেছিলেন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির লিস্ট আমরা রিলিজ করব না, জ্ঞানেশ বাবু করতে তো হয়েছে। আপনি বলেছিলেন আমরা হিয়ারিং ভেন্যু বাড়াবো না, বাড়াতে তো হয়েছে। আপনি বলেছিলেন আমরা বিএলএ টুদের অ্যালাউ করব না, করতে তো হয়েছে। ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না, আপনাকে বাধ্য করিয়েছি।
আপনারা দেখেছেন কালকে উনি যে হোটেলটায় গিয়ে উঠেছেন, কলকাতায় ছোট বড় মিলিয়ে 5,000-এর বেশি হোটেল রয়েছে। 200, 400, 500, 10টা 50টা হোটেল নয়, 5,000-এর বেশি হোটেল রয়েছে। দিল্লির বাবুরা, অমিত শাহ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, তারা এসে যেই হোটেলটায় ওঠে, যেই ঘরটায় ওঠে, সেই একই হোটেলে আর একই ঘরে চিফ ইলেকশন কমিশনার উঠেছে। এ তো নিহাত কাকতালীয় হতে পারে না। যে হোটেল যে ঘরে অমিত শাহ থাকে, সে একই হোটেলে একই ঘরে জ্ঞানেশ কুমার থাকছে। কলকাতায় সব মিলিয়ে 5,000 হোটেল রয়েছে, আর একটা হোটেলে যদি 50টা করে রুম থাকে, তাহলে প্রায় 2.5 লক্ষ রুম রয়েছে। 2.5 লক্ষ রুমের মধ্যে একই হোটেলে একই রুমে রয়েছে জ্ঞানেশ বাবু। কলকাতা ছাড়ার আগে আমি সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করব, একটা প্রশ্ন খালি জ্ঞানেশ বাবুকে করবেন। একটা প্রশ্ন, 2টো না, 3টে না, 4টে না, 5টা না। যারা ম্যাপড, 80% লোক ম্যাপড, এবার 80% লোক যদি আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনের মধ্যে ম্যাপড হয়, যাদের নাগরিকত্ব অলরেডি প্রতিষ্ঠিত, ভারতবর্ষের সংবিধানের কোন ধারা অনুযায়ী আপনি তার থেকে ভোটাধিকার জোর জবরদস্তি কেড়ে নিচ্ছেন? এর জবাবটুকু দিন। আর জবাবটুকু যদি না দেন, বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। ভাববেন না যে আমাদের সৌজন্যতা আমাদের দুর্বলতা। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भाऊ ये। इसको जिस 5,000 का होटल है छोटे मोटे मिलके, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिन होटल में रुके हैं, जिस होटल में, उसी होटल में रुकने की क्या जरूरत है ज्ञानेश कुमार को? उसी कमरे में जाने की क्या जरूरत है? क्या चल रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि ये तो प्रकोष्ठ है बीजेपी का, चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ है। तो उस हिसाब से वो अपने आकाओं को मिलने गए, सीधी बात है। लेकिन नहीं तो नंगाई हो गई, अब तो नंगाई नहीं, अरे अब इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या? बिहार के चुनाव में जो ट्रक लगा लगा के अंदर घुसते हैं स्ट्रांग रूम में, इससे ज्यादा नंगाई और क्या चाहिए? लोग मना करते तो लाठीचार्ज किया जाता, इससे ज्यादा नंगाई क्या चाहिए? एक स्थापित मुख्यमंत्री जो 3-3 बार आई है, उम्र से भी इनसे बड़ी है ज्ञानेश कुमार से, उसको उंगली दिखा दिखा के बात करते हैं, और क्या चाहिए? एक भद्र महिला को कहते हैं कि तू चुप है, चिल्लाओ मत, और क्या चाहिए? अब चुनाव आयोग की नियुक्तियों में नंगा होना या नंगाई करना, ये क्वालिफिकेशन हो गया है। डर तो किसी का नहीं है। क्या कर लोगे आप? सर्वोच्च न्यायालय जाओगे? अरे सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। होटल से आपको क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा होटल से क्या दिक्कत, वो होटल अच्छा होगा, रुकेंगे। अच्छा होगा। मतलब यही तो शुचिता होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लिखा होता है। जिस होटल में देखिए भाजपा के सभी लोग रुकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार होता है कि एक होटल फिक्स हो जाता है, बीजेपी के सारे रुक जाएंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा व्यक्ति जाता है, तो वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करेगा। इसी होटल में यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो फिर तो बात तो होगी। हाँ, बात तो होगी ना। दूध और नींबू साथ में रहेगा तो फट तो कभी भी सकता है। तो ये कुल मिलाकर अब ये उससे परे उठ चुके हैं। शर्म, लिहाज, लाज, लज्जा इसके ऊपर उठ चुके हैं। अंधभक्त इसीलिए बोलते हैं, अब आखिर में यही समझिए, अंधभक्त इसीलिए बोलते हैं जीतेगा तो मोदी ही, क्योंकि अब जब बिल्कुल साफ साफ कोई शुचिता नहीं है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता है तो अवॉइड करता है। पार्टी का सभी नेता पार्टी के जहां एक होटल में रुके, ये तो बहुत पता चलता है कि फलाना होटल है, उसी में भाजपा वाले आके रुकते हैं, फलाना होटल में कांग्रेस वाले रुकते हैं। लेकिन जिसमें भाजपा वाला रुके, उसी में जाकर चुनाव आयोग तो रुकने लगे, उसी में जाकर चीफ जस्टिस रुकने लगे। और होटल नहीं है क्या? 5 स्टार 7 स्टार नहीं है कोलकाता में? जितने दिल्ली में उतने ही कोलकाता में मिलेंगे। बिल्कुल, कोलकाता में ज्यादा अच्छे है, ज्यादा बड़े हैं। चलिए, इजाजत दीजिए, महाभियोग का इंतजार कीजिए। महाभियोग में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सार्थक चर्चा होगी। देश फिर जो है, क्योंकि मीडिया
उस सार्थक चर्चा को नहीं चलाएगा। मीडिया निशिकांत जैसे जो है, जो न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं, उनको चलाएगा, जो चुनाव की चर्चा में किसी और के घर की चर्चा करने लगेंगे, बस 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 उनकी बात चलाएगा। इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए और लोकतंत्र का जश्न मनाइए आप भी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।